हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का टॉपिक मैट्रिक्स अवयव का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में सबसे पहले है एक परिवर्त अवयव, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए और इसके अवयव हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो जब इसका ट्रांसपोज ए निकालेंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे, ए का परिवर्त, तो ए का परिवर्त जो होता है उसको या तो ए डैश लिखते हैं या ए टी लिखते हैं, ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ए डैश या ए ट्रांसपोज लिखते हैं तो सामान्यतः जो सबसे ज्यादा प्रयोग है ए डैश। जब इसका ए का ट्रांसपोज बनाएंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसका जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा और जो कॉलम है वो रो में बदल जाएगा। तो जैसे किसी अवयव का परिवर्त, अगर एक अवयव है कैपिटल ए बराबर, इसके अवयव लिख लेते हैं ए आई जे यम क्रॉस एम, तो ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा ए, पहले जे हो जाएगा तब आई हो जाएगा और इसका क्रम जो है एन गुणे एम हो जाएगा। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। यानी यदि किसी अवयव के प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो प्राप्त जो अवयव है वो दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव कहलाता है। यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना ही परिवर्त अवयव है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से हम परिवर्त अवयव को परिभाषित कर सकते हैं। यानी किसी अवयव के सभी पंक्तियों को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने पर जो अवयव प्राप्त होता है उसे दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव कहते हैं। उदाहरण इस तरीके से दे सकते हैं और सांकेतिक भाषा में इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे है ट्रांसपोज हो गया, फिर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित अवयव, सममित अवयव। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है पहले बताते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 3 1 और 1 2। अगर इसका ए डैश निकाले तो जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, जो कॉलम है वो रो में बदल जाएगा, हो जाएगा 1 2। ये पहली रो को पहला कॉलम बना दिया। दूसरी रो जो है 2 3 1, तो इसको बनाओ 2 3 1 नीचे की तरफ, 2 3
और फिर है 3 1 2, या बनाओ 3 1 2। और हम यहाँ देखते हैं कि ए और ए डैश बिल्कुल सेम है, एक ही है। 1 2 3 1 2 3 2 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2, इधर से मिला है, ये भी बिल्कुल समान है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ए डैश और ए बराबर है, ए डैश इज इक्वल टू ए। और जब भी ऐसा आएगा, जब भी ऐसा आएगा तो हम जो दिया गया अवयव ए है इसको सममित अवयव कहेंगे। यानी यदि किसी अवयव का परिवर्त अवयव दिए गए अवयव के बराबर ही प्राप्त होता है तो उसे सममित अवयव के नाम से जाना जाता है। ये जो ए दिया है ये सममित अवयव है क्योंकि इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बिल्कुल इसी के बराबर है। तो ऐसा अवयव जिसका परिवर्त करने पर अवयव का मान नहीं बदलता है उसे सममित अवयव कहा जाता है। अब इसके बाद है विषम सममित अवयव, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम। तो विषम सममित अवयव में क्या होता है, इस तरीके से मान लो एक अवयव ए है, अगर हम ए डैश निकालें, ट्रांसपोज ऑफ ए निकालें तो 0 2 3, फिर -2 0 1 -2 0 1, फिर -3 -1 -3 -1 0। तो अगर हम इसमें माइनस से गुणा कर दें या माइनस से भाग दे दें, ए डैश माइनस ले लें कॉमन, सभी में माइनस से गुणा हो जाएगा तो -0 तो होता नहीं, 0 0 ही होगा, 2 होगा, +3 हो जाएगा, फिर यहाँ -2 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ -3 होगा, -1 होगा, 0। और हम देखते हैं कि यही ए वाला जो है यहाँ फिर से आ गया, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू -ए। जब ए डैश बराबर ए आए तो सममित अवयव, और जब ए डैश बराबर -ए आए तो विषम सममित अवयव होता है। तो ऐसा अवयव जिसका परिवर्त करने पर इसी अवयव का ऋणात्मक मान प्राप्त हो जाए तो हम इसे विषम सममित अवयव कहते हैं। और इसकी एक पहचान है, सबसे पहले इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं और यह एक वर्ग अवयव होता है, चाहे सममित हो चाहे विषम सममित हो, दोनों वर्ग अवयव होते हैं, यानी रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। यानी ऐसा अवयव जिसका ट्रांसपोज करने पर, परिवर्त करने पर उस अवयव का ऋणात्मक मान मिल जाए, -a मिल जाए, तो हम कहेंगे कि दिया गया अवयव विषम सममित अवयव है। और ऐसे अवयव में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। तो ये हो गया विषम सममित अवयव। आगे है वर्ग अवयव का सारणी। वर्ग अवयव का सारणी। वर्ग अवयव का सारणी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव का सारणी। सबसे पहले हम मान लेते हैं एक अवयव है 1 2 3,
4 5 6 7 8 9। अब जब इसका सारणिक बनाएंगे तो ए के आगे ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम इसको मॉड ए सामान्यता पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी ए का सारणिक मान, अवयव ए का सारणिक मान। तो यहाँ इस ब्रैकेट के चिन्ह को ऐसे बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया सारणिक। सारणिक और अवयव में केवल इतना अंतर है, यहाँ ब्रैकेट लगते हैं और यहाँ सिर्फ मॉडुलस लगता है, यानी लाइन खींची रहती है। तो इसका कोई आंकिक मान नहीं होता है, एक तरह से टेबल है, एक तरह से एक सांख्यिकीय सारणी टाइप का होता है और इसका आंकिक मान होता है। अब हम इसका अगर मान निकालना चाहें तो इसमें ध्यान देंगे, जैसे A11 है, A12 है, A13 है, ये A21 है, A22, A23, A31, A32, A33। इसको हम ऐसे संकेत बना सकते हैं। तो यहाँ जो 1 पहला रो पहला कॉलम 1 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, यानी सम संख्या होगी। 1 1 जोड़ने पर 2 आएगा, सम संख्या होगी। अगर रो और कॉलम का योग सम आता है तो इसके आगे कोई माइनस चिन्ह नहीं लगता, प्लस लगता है, यानी +1 होगा और इनटू होगा। अब इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो काट देंगे, एक का रो और कॉलम काट देंगे, तिरछा गुणा करेंगे। 5 9 45 माइनस 60 है 48, 45 माइनस 48। अब इसका देखेंगे 1 और 2 जोड़ेंगे आएगा 3, जो कि एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो 2 के आगे माइनस लग जाएगा। और फिर 2 का कॉलम और रो काट देंगे, इसका कॉलम काट दो रो काट दो, बचेगा 4 9 36 माइनस 7 6 42, 36 माइनस 42। आगे 1 3 होगा 4, और तो 4 सम संख्या है और यहाँ लगेगा प्लस, या लिख लेंगे 3। अब 3 का कॉलम और रो काट देंगे, होगा 4 8 32 माइनस 7 25 35, 32 माइनस 35। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 इंटू -3 -2 इंटू -6 प्लस 3 इंटू -3। गुणा करेंगे, -3 प्लस 12 -9 आ जाएगा 3 त्रिका 9, 6 दूनी 12, 3 एकम 3 आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हम वर्ग अवयव का जो सारणिक बनाएंगे और उस सारणिक को अगर हल करेंगे तो हम उसका आंकिक मान इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ चिन्ह का ध्यान रखेंगे, पहला प्लस माइनस प्लस किसी एक रो के सापेक्ष या चाहे तो एक कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, कोई भी रो कोई भी कॉलम इसमें हो सकता है। तो ये हमने प्लस माइनस की प्रक्रिया बताई किस तरीके से होता है। रो और कॉलम की संख्या को जोड़ने के बाद जोड़ लेंगे, और जोड़ने पर अगर विषम आता है तो माइनस लगा लेंगे, और अगर सम आता है तो प्लस लगा लेंगे। ये हमने R1 के सापेक्ष पहली रो के सापेक्ष इसका प्रसार किया और उसका मान आ गया डिटर्मिनेंट मान 0। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट मान 0 है। तो वर्ग अवयव का जो सारणिक होता है, तो किसी वर्ग अवयव के
आव्यूह के सभी अवयवों को एक सारणिक के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। और किसी भी सारणिक का आंकिक मान हम निकाल सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट मान 0, इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, वर्ग आव्यूह का सारणिक। अब इसके बाद है व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। पहले देखते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी किस आव्यूह का इनवर्स यानी व्युत्क्रम निकाला जा सकता है और किसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता। पहले हम अव्युत्क्रमणीय या व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्या है व्युत्क्रमणीय? इनवर्सिबल मैट्रिक्स। इनवर्सिबल मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई आव्यूह है जो इस तरीके से है ए बी सी, 2 गुणे 2 कोटि का। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें और उसका मान 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें और उसका मान 0 आ जाए, हमने अंक नहीं लिया, चलो अंक ले लेते हैं, यहाँ ले लें 2, यहाँ ले लें 4, यहाँ ले लें 1, यहाँ ले लें 2, ऐसे लें। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यह हो जाएगा 2, 4, 1, 2। तो 3 गुणे 3 में हम साखंड निकालते थे, यहाँ साखंड नहीं निकालना होगा हमको, यहाँ सीधे 2 दूनी 4 -4, 2 × 2 -1 × 4 आ जाएगा, 4 - 4 आ जाएगा 0। और जिसमें 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इसलिए यह व्युत्क्रमणीय नहीं है। व्युत्क्रमणीय नहीं है। कहने का मतलब ऐसा अवयव व्युत्क्रमणीय में जब कहेंगे तो ऐसा अवयव जिसका डिटर्मिनेंट मान या सारणिक मान 0 ना हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। यहाँ पर अभी यहाँ पर 2 ना लिखकर 3 लिख लेते या 3 लिख लेते, तो 2 × 3 होता, या आता 6 - 4 आता 2, और यहाँ लिखते नॉट इक्वल टू 0 और कहते यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह जिसका डिटर्मिनेंट मान या सारणिक मान 0 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0 होता है, वह व्युत्क्रमणीय होता है। और जिसका डिटर्मिनेंट मान 0 हो जाता है, वह व्युत्क्रमणीय नहीं होता, उसको अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो यह व्युत्क्रमणीय है, और अगर इक्वल टू 0 आ जाएगा तो व्युत्क्रमणीय नहीं। तो इस तरीके से हम व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को निकाल सकते हैं। इसके बाद है सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह देखते हैं। सहखंडज आव्यूह, अब सहखंडज एडजॉइंट सहखंडज आव्यूह।
एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसका पहला सहखंड निकालें A11, तो 1 1 जानते हैं कि इसका ये रो और कॉलम कट जाएगा, इसका रो कट जाएगा, इसका कॉलम कट जाएगा, यानी पहला रो पहला कॉलम काट देंगे और बचेगा 5 6 8 9। ये इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल लें तो क्या आएगा, 5 9 45 माइनस 6 8 48 आ जाएगा -3। 45 माइनस 48 बराबर -3। A12 निकाल लो। ये 1 2 का मतलब पहला रो का दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम काट दो, बचेगा 4 9 36 माइनस 7 6 42। 36 माइनस 42 लिख लेते हैं, 4 6 7 9। 36 माइनस 42 आएगा -6। ऐसे A13 निकाल लेंगे। A13 पहला रो और तीसरा कॉलम काट देंगे, बचेगा 4 5 7 8। 4 5 7 8। इसको घटाओगे, 4 8 32 माइनस 7 5 35 आ जाएगा -3। ऐसे ही ये सभी सहखंड कहलाते हैं। यहाँ अभी नहीं, ये सारणी निकाला जाता है, जो सहखंडों का मान होता है वो सारणी बना के निकलते हैं। तो ऐसे ही A21 A22 A23 इसके भी सहखंड निकाल लेंगे। चलो 2 1 का रो कॉलम काट दो, बचेगा 9 दूनी 18 माइनस 8 3 24। 18 में से 24 घटेगा -6। चलते हैं 2 2 को रो कॉलम को काट देते हैं, 9 1 कम 9 माइनस 7 3 21। 9 में से 21 गया -12। और 2 3 को काट देते हैं, दूसरा रो तीसरा कॉलम काट देते हैं, 8 1 कम 8 माइनस 7 दूनी 14। ये भी हो जाएगा -6। आगे चलते हैं A31 A32 A33। इसको सॉल्व करते हैं, तीनों को देखते हैं। ये 3 1 काट देंगे रो कॉलम, बचेगा 6 दूनी 12 माइनस 5 3 15, यानी आएगा -3। इधर देखेंगे, इधर देखेंगे तो इसको काट देंगे रो कॉलम को, बचेगा 6 1 कम 6 माइनस 4 3 12, यानी -6। और फिर अगला इसका रो कॉलम काट देंगे, हो जाएगा 5 1 कम 5 माइनस 8, हो जाएगा -3। इस तरीके से जो हमने निकाला ये सभी सहखंड कहलाते हैं, ये सभी सहखंड कहलाते हैं।
तो हमने शाखंडों को इसके ज्ञात कर लिया। देख रहे हैं कोई उदाहरण, लेकिन उदाहरण नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, तो इसका जब एक अवयव हमारा बन जाएगा बी, और एक बात का ध्यान देंगे, यहाँ चिन्ह का हमने नहीं ध्यान दिया। जैसे 1 1 है तो जोड़ने 2 आएगा, यहाँ चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ 1 2 है, 1 2 है, आएगा 3 3 से चिन्ह बदलेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस माइनस प्लस। और इसका चिन्ह अगले का नहीं बदलेगा, इसका 2 1 का चिन्ह बदलेगा, और 2 2 का नहीं बदलेगा, 2 3 का चिन्ह बदलेगा, 3 1 का नहीं बदलेगा, 3 2 का चेंज होगा। इस तरीके से चिन्ह हमारा, थोड़ा हमने बताया था चिन्ह के बारे में कि जैसे 1 1 ले रहे हैं तो 1 1 2 आएगा, अगर सम है तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, जो आएगा लिख देंगे। इसका 1 2 3 है, जो आएगा उसके आगे माइनस लगा लेंगे, यानी माइनस चिन्ह हो जाएगा। और इस तरीके से सबको ध्यान देंगे। जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा इन शाखंडों के द्वारा, वो होगा -3 6 -3 और 6 -12 6 और -3 6 -3। तो जब शाखंडज निकालेंगे, एडीजे आप ए निकालेंगे, एडीजे शॉर्टकट में एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ट्रांसपोज ऑफ बी, बी का परिवर्त। ये जो नया अवयव बना इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज देखते हैं बी का। इसको -3 6 -3 और -3 6 -3 6 -12 6 6 -12 6 -3 6 -3 -3 6 माइनस, ये हो जाएगा हमारा शाखंडज अवयव। तो इस तरीके से हम शाखंडज अवयव निकाल सकते हैं। किसी अवयव के सभी डिटर्मिनेंट के सभी शाखंडों को निकाल लें, चिन्ह से चिन्ह का ध्यान रखेंगे, और इसके बाद उसको एक नया अवयव बी बना लें और बी का ट्रांसपोज कर लें, तो एडीजे ऑफ ए निकल जाता है, ए का शाखंडज अवयव हमको मिल जाता है। तो इस तरीके से हम किसी का शाखंडज अवयव निकाल सकते हैं। एक है आगे व्युत्क्रम अवयव। व्युत्क्रम अवयव क्या है? व्युत्क्रम अवयव, जैसे अभी हमने व्युत्क्रमणीय अवयव पढ़ा कि किसका व्युत्क्रम बन सकता है। तो व्युत्क्रम होता क्या है, हमने गिनतियों में पढ़ा है, अंकों वाले में पढ़ा है, अंकगणित में, कि व्युत्क्रम क्या होता है। जैसे 2 का व्युत्क्रम 1/, ए का व्युत्क्रम 1/a, या इसको ऐसा कह सकते हैं 2 इनवर्स, इसको कह सकते हो घातांक के हिसाब से a इनवर्स। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 और 1/2 गुणा कर दें तो आएगा 1, और a और 1/a गुणा कर दें तो आएगा 1। ऐसे अवयव में भी नियम लागू होता है कि अगर मान लो कोई अवयव a है और फिर उसको a इनवर्स से गुणा कर दो तो 1 आता है। 1 का मतलब यहाँ i, इकाई अवयव आता है, जिसके विकर्ण के अवयव 1 शेष अवयव 0 0 होते हैं। तो व्युत्क्रम अवयव एक ऐसा अवयव है जिसको दिए गए अवयव में गुणा करने पर इकाई अवयव प्राप्त होता है। व्युत्क्रम अवयव, किसी अवयव का व्युत्क्रम अवयव वह अवयव होता है जिससे दिए गए अवयव को गुणा करने पर इकाई अवयव प्राप्त होता है।
तो इस तरीके से हमको व्युत्क्रमणीय आव्यूह मिल जाएगा। और व्युत्क्रम आव्यूह को इस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू I। ये है व्युत्क्रम आव्यूह। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और शेष जो है अभ्यास हम अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।